1947 की शुरुआत काफी कठिन थी, क्योंकि कुछ साल पहले जो लोग आजाद भारत चाहते थे वही लोग बंटवारे के नारे लगा रहे थे। धर्म की बिना पर अखंड भारत की दो मुल्कों के बंटवारे की मांग ने जगह जगह हिंसक दंगे भड़का दिए। जो भारत मात्र 2 सदियों पहले दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था में 27% हिस्सेदारी रखता था, जिसके धन को अंग्रेजों ने भारत से लूटकर धन दौलत इंग्लैंड पहुंचा दी थी। इसलिए 1947 में दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा सिर्फ 3.9% रह गया था। दोस्तों, आज फूटी कौड़ी शब्द का इस्तेमाल मुहावरों में किया जाता है। वही फूटी कौड़ी उस वक्त देश की सबसे छोटी करेंसी बची थी। 200 सालों तक भारत को लूटने वाले अंग्रेज भारतीय सैनिकों की मदद से द्वितीय विश्व युद्ध तो जीत गए थे, मगर भारत में आजादी की आग को काबू करना अब उनके बस की बात नहीं थी। इसलिए देश के मसलों को सुलझाने के बजाय उन्होंने देश को 2 हिस्सों में बांट दिया। 14 अगस्त को मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान सौंपने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन कराची से दिल्ली लौटे तो वो अपने हवाई जहाज से मध्य पंजाब की आसमान की तरफ जाते हुए काले धुएं साफ देख सकते थे। इस धुएं ने महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और विशेष रूप से नेहरू के राजनीतिक जीवन के सबसे बड़े क्षण की चमक को काफी हद तक धुंधला कर दिया था। उस शाम को जैसे ही सूरज डूबा, 2 सन्यासी एक कार में जवाहरलाल नेहरू के 17 यॉर्क रोड स्थित एक घर के सामने रुके। उनके हाथ में सफेद सिल्क का पीतांबर, तंजौर नदी का पवित्र पानी, बबूत और मद्रास के नटराज मंदिर में सुबह चढ़ाए गए उबले हुए चावल थे। उनके आने की खबर मिलते ही नेहरू घर के बाहर आए। सन्यासियों ने नेहरू को पीतांबर पहनाया, उन पर पवित्र पानी का छिड़काव किया और उनके माथे पर पवित्र भभूत लगाई। हालांकि पंडित नेहरू जीवन भर इन रस्मों का विरोध करते आए थे, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए सन्यासियों का अनुरोध स्वीकार किया। हालांकि इस मुस्कुराहट के पीछे दर्द छिपा हुआ था। बंटवारे के कारण तड़प रहे लाखों भारतवासियों को सब कुछ छोड़कर पलायन करते देखने का दर्द, खाने के लिए तरस रहे बच्चों को देखने का दर्द और दंगों में जान गंवा चुकी जनता के परिवार का दर्द। उसी शाम आजादी की स्पीच लिखने से पहले जब नेहरू, पद्मजा नायडू, फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी के साथ खाने की मेज पर बैठे, तभी उनके फोन की घंटी बजी। ये फोन लाहौर से आया था और खबर मिली कि वहां के नए प्रशासन ने हिंदू और सिख इलाकों की पानी की आपूर्ति काट दी थी। लोग प्यास से तड़प रहे थे। जो औरतें और बच्चे पानी की तलाश में बाहर निकल रहे थे, उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा था। लोग तलवारें लिए रेलवे स्टेशन पर घूम रहे थे ताकि वहां से भागने वाले सिखों और हिंदुओं को मारा जा सके। नेहरू ने फोन रखा और आंखों में आंसुओं के साथ बेटी इंदिरा से बोले, मैं आज कैसे देश को संबोधित कर पाऊंगा, मैं कैसे जता पाऊंगा कि मैं देश की आजादी पर खुश हूं, जब मुझे पता है कि मेरा लाहौर, मेरा खूबसूरत लाहौर जल रहा है। तब इंदिरा ने उन्हें जल्द सब कुछ ठीक होने का दिलासा दिया और नेहरू ने अपनी स्पीच ट्रिस्ट विद डेस्टिनी यानी नियति के साथ मुलाकात लिखी और देर रात संसद में अपना भाषण दिया। वो बोले, आधी रात को जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के साथ जागेगा। अगली सुबह करोड़ों देशवासियों ने आजाद भारत की खुली हवा में सांस ली। बंटवारे का दर्द तो अब भी था, लेकिन उसका सामना करते हुए आगे बढ़ना जरूरी था। मगर यह उतना भी आसान नहीं था, क्योंकि लगभग 200 सालों तक सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत के सुनहरे पंख एक एक कर कतर कर अंग्रेज तो चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, निरक्षरता और बिना किसी टिकाऊ काम धंधे वाली 33 करोड़ लोगों की जनता। तो उस दौर में महंगाई कितनी थी? इतनी चुनौतियों के बावजूद भारत अपने पैरों पर खड़ा कैसे हो पाया और 1947 में भारत कैसा था? जानने से पहले हर भारतीय वीडियो को लाइक के साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखे, क्योंकि जय हिंद का नारा लगाना हमारे लिए गर्व की बात है। आजादी के बाद देश की 70% जनता गरीबी और भूखमरी से जूझ रही थी। स्कूल में शिक्षा लेने के बजाय बच्चे सड़क पर खाना ढूंढना सीख रहे थे, जिस वजह से देश में 88% लोग अनपढ़ थे। 2 सदियों पहले भारत दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था का 27% हिस्सेदारी रखता था, लेकिन अंग्रेजों ने भारत से लूटकर धन दौलत इंग्लैंड पहुंचा दी थी।